गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज क्लास 4 की पहली हिंदी की कक्षा हो रही है। इस क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी को मटेरियल तो मिल चुका है, लेकिन ऐसे ऑनलाइन क्लासेस में पहली बार आपसे सामना हो रहा है। आशा है आप सभी पूरी तैयारी के साथ बैठे होंगे। और आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो है देश हमारा। आप हमारे देश के बारे में सारी चीज़ें जानते हैं कि हमारा देश कैसा है, क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या हमारे देश में विशेष रूप से पाया जाता है। उन्हीं बातों का, उन्हीं चीज़ों का वर्णन करता हुआ यह पाठ है। यह पाठ आपको बताता है कि हमारे देश में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, हमारे देश में कैसे लोग रहते हैं, हमारे देश में कितने प्रकार के मौसम हैं, हमारे देश में कितने प्रकार के पक्षी होते हैं, कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। ये सारी विशेषताओं के साथ यह कविता आपके लिए है कि आप अपने देश को अच्छे से जानें, अच्छे से पहचानें और इसका गुणगान करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी कविता की। देश हमारा। देश हमारा सबसे प्यारा प्यारा हिंदुस्तान, ऊंचे ऊंचे पर्वत सुंदर अपने पहरेदार। जैसा कि शुरुआत की इन खूबसूरत लाइनों से स्पष्ट हो रहा है कि हमारा देश जो है वो सबसे प्यारा देश है और इसी कारण हम इसको हमारा अपना प्यारा देश कहते हैं, क्योंकि हमारे इस देश की रक्षा पर्वतराज हिमालय करता है, जो कि उत्तर दिशा में है। आप सभी जानते हैं इस चीज को। जल से सदा भरी है नदियाँ, मौसम सदाबहार। हमारे देश की नदियाँ जो हिमालय से निकलती हैं पूरे वर्ष भर भरी रहती हैं, जिसके कारण हमारे देश में पानी की कमी नहीं होती है। और हमारे मौसम, हमारे यहाँ जितने भी मौसम आते हैं वो सदाबहार लेकर ही आते हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया है मौसम सदाबहार। झरने गाते गीत मनोहर, सुंदर मीठी तान। यहाँ के जो झरने हैं, इन झरनों की जो आवाज़ है ऐसी लगती है जैसे कोई मीठा सा गाना सुना रहा हो, अर्थात प्रकृति झरनों के माध्यम से मीठा गाना गा रही है, जो सुनने में बहुत मनोहारी लगता है। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। इन सब वजहों से ही, अर्थात हमारी नदियों, हमारे पर्वतों, हमारे झरने, इन सभी की विशेषताओं के कारण ही हमारा देश इतना न्यारा है, अर्थात सबसे अलग है, इतना प्यारा है और इतना सुंदर है, इसीलिए हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। तो देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। अच्छा, आप सभी जानते होंगे हम इसको हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? हिंदुस्तान हम इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि यहाँ के निवासी, इसे हम कौन सा देश कहते हैं? इसे हम हिंद देश कहते हैं। आप सभी जानते हैं। तो हिंद देश के निवासी क्या हुए? हिंदुस्तानी। तो इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान, जहाँ हम रहते हैं। रंग बिरंगे पंखों वाले पक्षी करे किलोल। किलोल अर्थात पक्षियों की आवाज़ें। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग आवाज़ें हैं। जैसे आप जानते हैं अभी इस मौसम में हमें कोयल की आवाज़ ज़रूर सुनने को मिलती है। तो कोयल कैसे करती है? कोयल करती है कुहू कुहू। आपको पता है ना, सुबह सुबह आम के पेड़ पर जब कोयल की आवाज़ आती है कितनी अच्छी लगती है, कितनी मधुर लगती है। कई बार शाम को भी ये आवाज़ें आती हैं और दोपहर में भी आती हैं। ये मौसम पे और कोयल पे निर्भर होता है कि हमारे घर के आसपास आकर के वो कब हमें अपना सुंदर गाना सुनाती है। उसी तरीके से हमारे आसपास और भी कई पक्षी हैं, रंग बिरंगे पक्षी हैं, जो अपनी आवाज़ों से हमें अब रसपान कराते हैं। रसपान अर्थात
हमें अपनी मधुर आवाज़ों से हमारा मनोरंजन करते हैं, हमें प्रकृति का गीत सुनाते हैं या प्रकृति का संदेश सुनाते हैं या अपनी खुशी हमारे साथ बांटते हैं, ये हम कह सकते हैं। मोर पपीहा तोता कोयल बोले मीठे बोल। तो यहाँ कवि ने कौन कौन से मुख्य पक्षियों का उल्लेख किया है? यहाँ कवि ने कहा है कि मोर, पपीहा, कोयल, ये सारे पक्षी कैसे करते हैं? आपस में हमें मीठी तान सुनाते हैं या हमारे आसपास के माहौल को सुंदर रसीला करते हैं। हम भी इनके स्वर में स्वर दे करें देश गुणगान। हम भी इन्हीं के स्वरों के साथ स्वर मिलाकर हमारे देश के विशेषताओं का गुणगान कर सकते हैं। तो देश हमारा सबसे प्यारा हिंदुस्तान। बारी बारी आते हैं मौसम, नया रंग है लाते। अर्थात हर मौसम का अपना रंग होता है। देखा है, हर मौसम में एक अलग रंग होता है। गर्मी के मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बारिश के मौसम में बारिश आती है, ठंड के मौसम में ठंड आती है, जो जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं तब हल्की सी उसके साथ गर्माहट भी आती है। इसके साथ ही और भी मौसम आते हैं, जैसे आप जानते हैं पतझड़ का मौसम आता है और हेमंत ऋतु आती है तथा शिशिर ऋतु भी आती है। ये सारे मौसम अलग अलग प्रकार के फूल, फल, सारी चीज़ें लेकर आते हैं और अलग अलग मौसम का अलग अलग महत्व होता है। हर मौसम अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और एक चक्र के साथ आता है और इसी मौसम के अलग अलग होने के कारण हमारे देश में कई तरह की फसलें बोई जाती हैं। इन फसलों में से मुख्य फसलें हमें कौन कौन सी मिलती हैं? गेहूं, चना, धान, मक्का के खेत खूब लहराते हैं। कवि हमसे इन मौसमों के महत्व का वर्णन करते हुए बताना चाह रहे हैं कि इन मौसमों में हमारे यहाँ कौन कौन से प्रकार के फसल बोई जाती है और ये फसल हमारे खेत में लहलहाती है। तो कौन कौन सी फसलों की बात कर रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि गेहूं, चना, धान, मक्का। गेहूं, चना, मक्का और धान, ये सभी फसलों से खेत लहलहाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ पैदावार होती है इन सब चीज़ों की, पर इनका वर्णन कवि ने खास कर किया है। फल फूलों के बाग बगीचे, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के फल, फूल, इन सब के बाग हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे से, या यूँ कहें कि बहुतायत में पाए जाते हैं। देश हमारा सबसे न्यारा प्यारा हिंदुस्तान। तो इसी प्रकार पूरी फसलों, हमारी रक्षा व्यवस्था, हमारी पक्षियों, हमारी सभी प्रकार की विविधताओं को बताते हुए कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारा यह देश कैसे इतना प्यारा है। अब एक बार आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी कोशिश करें। वैसे तो मैं जानती हूँ कि अब तक आपने ज़रूर इसको पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, जहाँ तक बहुत सारे बच्चों ने तो उसे याद भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरा अनुरोध है आप सबसे कि इसे ज़ोर ज़ोर से बोल कर पढ़ें। बोल कर पढ़ने से, मैंने कई बार आपको कक्षा में भी बताया हुआ है कि जब आप बोल कर पढ़ते हैं तब आपकी उच्चारण की जो क्षमता है उसका विकास होता है।
अर्थात आपका उच्चारण सही होता है। यदि आप सही उच्चारण करते हैं तब आप सही लिखते हैं, यानी आपकी वर्तनी की अशुद्धियाँ, लिखने में जो मात्रा की अशुद्धियाँ आप करते हैं वह आपकी कम हो जाती है। तो इसी कारण हम आपसे कह रहे हैं कि इस पाठ को आप ज़रूर से पढ़िएगा, ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, हो सके तो पूरा पाठ याद कीजिए और इस पाठ की विशेषताएं भी याद कीजिए। इस पाठ में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, जैसे पहले में हमारे पर्वत के बारे में बताया गया है, हमारा हिमालय जो हमारी उत्तर दिशा से हमारी रक्षा करता है। उसके बाद हमारे देश की विविधता बताई गई है कि किस प्रकार हमारे देश में कितने प्रकार के पक्षी होते हैं जो हमारे देश को सुंदर बनाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले झरने जो कि बहुत ज़्यादा मधुर गीत गाते हैं, झरनों की आवाज़ जो है वो प्रकृति का गीत लगती है हमको। इतने सुंदर सुंदर झरने हमारे यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरी बातें कही गई हैं हमारी पक्षियों के लिए कि यहाँ बहुत रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ रंग बिरंगे पक्षियों के बारे में आप भी जानते हैं, जैसा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है कि नहीं। तो कितना सुंदर होता है राष्ट्रीय पक्षी मोर, अलग अलग बहुत सारे रंगों को समेटे हुए, बहुत ही सुंदर। और जब ये वर्षा ऋतु में नृत्य करता है तो सबसे ज़्यादा मोहक लगता है, इसका नृत्य सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। तो हमारी पक्षियों में पाई जाने वाली विविधता और सुंदरता का वर्णन भी हमारे देश की विशेषताओं में आता है। उसके बाद हमने देखे कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के मौसम आते हैं। ये मौसम जो है, ये मौसम अलग अलग प्रकार की फसलें लेकर आते हैं। तो कौन कौन सी मुख्य फसलों के नाम कविता में लिए गए हैं? चना, मक्का, धान, गेहूँ के सारे के नाम लिए गए हैं। तो इन चारों फसलों के नाम। उसके बाद उसके अलावा ना सिर्फ हमारे देश में ये फसल पाई जाती है, हमारे देश में बहुत सारे फूल और फल भी पाए जाते हैं। बहुत सारे फलों के नाम आप खुद जानते हैं, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो अभी आप दो मुख्य फलों से परिचित होते हैं। सबसे रसीला फलों का राजा आम, और उसके बाद एक और बड़ा सा फल आप खाते हैं जो लाल रंग समेटे हुए होता है, क्या कहते हैं उसे? तरबूज। एकदम सही पहचाना आपने। तो तरबूज और आम, साथ ही हम यहाँ इस मौसम में हमें ककड़ी भी मिलती है जो कि एक इसी मौसम की ही देन है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अलग अलग मौसम में कैसे अलग अलग प्रकार के फल पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार। और मौसम के चक्र के कारण ही हमारे फसल चक्र भी परिवर्तित होता है, फसल चक्र भी परिवर्तित होता है, फसल भी पाई जाती है अलग अलग प्रकार की। अलग अलग मौसम के कारण ही अलग अलग फूल पाए जाते हैं, अलग अलग मौसम में अलग अलग फूल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा आजकल गर्मी के समय में सबसे ज़्यादा रजनीगंधा के फूल मिलते हैं, वहीं जब हम ठंड के मौसम में जाते हैं तो गेंदा और गुलाब के फूल बहुत आयत में मिलते हैं हमको। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग मौसम में अलग अलग फूलों और फलों की बहार होती है हमारे देश में। कभी भी किसी भी मौसम में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। साथ ही जो नदियाँ पर्वतराज हिमालय से बहती हैं वो साल भर पानी देती हैं हमको। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारा देश विविधताओं से तो भरा हुआ है ही, साथ ही संपन्नताओं से भी भरा हुआ है। इसमें पाई जाने वाली सारी चीज़ें हमें संपन्न व सुखी बनाने हेतु पर्याप्त हैं। तो हमें अपने देश के इन विशेषताओं का गुणगान करना चाहिए और साथ ही उसका आदर करना चाहिए, और हमें अपने देश से इसी कारण से बहुत प्यार भी है। इसके बाद आप शब्दार्थ ज़रूर से पढ़िएगा। एक बार मेरे साथ आप चाहें तो शब्दार्थ दोहरा लें। पहला है न्यारा, निराला, मनोहर, मन हरने वाला, जल, पानी, स्वर, आवाज़,
पर्वत, पहाड़, तान, संगीत का स्वर, बगीचा, उपवन, शान, गर्व या वैभव सूचित करने वाली स्थिति, सदा, हमेशा, धान, चावल का बीज, गुणगान, गुणों के बारे में बताना। अर्थात हमने इस कविता में हमारे देश के गुणों का बखान किया है या गुणगान किया है, हम कह सकते हैं इस चीज़ को। आशा है आपको शब्दार्थ भी समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद फिर हम आते हैं अभ्यास प्रश्नों पर। अभ्यास प्रश्न, इनके उत्तर आपकी वेबसाइट पर पहले ही हो चुके हैं, आशा है कि लिख भी लिया। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी, इसमें जैसे ही शब्दार्थ के बाद श्रुतलेख दिए गए हैं, वाचन कौशल के अंतर्गत ये श्रुतलेख आते हैं, इसमें आप अपने बड़े भाई बहनों या फिर आप अपनी मम्मी पापा, दादा दादी, किसी की भी मदद ले सकते हैं। मगर उसके पहले आप खुद इन शब्दों को, श्रुतलेख के शब्दों को 5-5 बार लिख करके देखिए। 5-5 बार यदि आप इसे लिखेंगी तो आपको, फिर से मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी आपकी मात्राओं को सुधारने में। और आपकी मात्राएं, ये जो आपको अभी समय मिला हुआ है, इस समय का लाभ उठाएं, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी मात्राओं की गलती को कम से कम करें। तो यदि आप इन श्रुतलेख के शब्दों का स्वयं पहले 5-5 बार लिखें इसको, फिर किसी बड़े से बोलने को कहें और फिर इसको बिना देखे लिख करके देखें, उससे आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हैं। ठीक, फिर जब हम मिलेंगे तब हम एक बार और इन सारी चीज़ों का, आपको यदि कोई परेशानी होती है तो हम इन सारी चीज़ों का एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे हैं मौखिक के प्रश्न। मौखिक के प्रश्नों के उत्तर आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो चुके हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर भी आप बिल्कुल याद कर लीजिए। साथ ही साथ जैसे ही उसके बाद फिर हम लिखित प्रश्न उत्तर पे आते हैं, आपने देखा इसमें पहला प्रश्न है कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। तो यदि आपने अभी